अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे माजिद और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम के डिजिटल हैंडल्स पे। गुफ्तगू का एक और ताज़ा तरीन शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हर एपिसोड की तरह आज भी हमारे साथ इस गुफ्तगू के शुमारे में एक और ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि अभी स्टूडियो में मौजूद हैं और थंबनेल और टाइटल से आप जान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछेंगे कि आप हमारे देखने वालों को अपने बारे में बताइए। जी, मैं पेशे से यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक अहमद मीर है। मैं पुंछ के विलेज बाइला जो कि मंडी में पड़ता है वहाँ से बिलोंग करता हूँ और एट प्रेजेंट मैं हरियाणा के एमएम मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। ओके, ऑलराइट डॉक्टर साहब, आपने यूरोलॉजिस्ट का एक लेमैन, एक कॉमन इंसान कैसे समझ पाए कि यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? जी, तो अगर हम बात करें कि यूरोलॉजिस्ट के डोमेन में कौन सी बीमारियां आती हैं, तो एक यूरोलॉजिस्ट यूरिन के रास्ते की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करता है। तो यूरिन के रास्ते में सबसे पहले हमारे पास किडनी आती है, फिर किडनी से निकलती हुई नली जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, उसके बाद यूरिन ब्लैडर आता है, उसके बाद यूरिन ब्लैडर से जो बाहर नली निकलती है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये सब जो पार्ट्स हमने अभी गिनवाए हैं, इनके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक यूरोलॉजिस्ट ही ट्रीट करता है। इसके सिवा जो हमारे डोमेन्स में और चीज़ें आती हैं जिसमें हम बोलते हैं पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, मतलब कि बच्चों में ऐसी कंडीशंस जो यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। उनमें जैसे हम देखते हैं कि जन्म के वक्त कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका यूरिन के रास्ते का जो ओपनिंग होता है वो नॉर्मल जगह पर नहीं होता है, उसको हम हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। उसके बाद कुछ बच्चों में, मेल बच्चों में जैसे टेस्टिकल्स होते हैं वो नीचे पूरे के पूरे उतरे नहीं होते हैं, उसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स बोलते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं बच्चों की, ये भी हम ही डील करते हैं। इसके सिवा हमारे पास यूरो ऑन्कोलॉजी आता है। तो यूरो ऑन्कोलॉजी बेसिकली जो यूरिन के रास्ते के कैंसर हैं उनकी ट्रीटमेंट के रिलेटेड जो स्पेशलिटी है वो यूरो ऑन्कोलॉजी है। तो यूरो ऑन्कोलॉजी में जैसे बीमारियां आती हैं कि किडनी के कैंसर, उसके बाद पेशाब की थैली के कैंसर, या गदूद के कैंसर, या टेस्टिकल के कैंसर, या जो गुप्त अंग होते हैं मेल लोगों के, उनके कैंसर। तो इन सब के रिलेटेड जो सर्जरीज होती हैं वो भी एक यूरोलॉजिस्ट ही परफॉर्म करता है और उसके बाद जो रिलेटेड ट्रीटमेंट होती है वो भी हमारे अंडर ही आती है। कब एक पेशेंट यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें? जी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूरिन का रास्ता कैसे बनता है, तो कभी भी अगर इनमें से जो अभी मैं सिम्टम्स बताऊंगा, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आए तो आपको ज़रूर एक यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर यूरिन में ब्लड आए तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको यूरिन में जलन होती है, उसके बाद अगर आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, रात को यूरिन करने के लिए बार बार उठना पड़ता है, यूरिन बिल्कुल बंद हो चुका है जिसके लिए कि मरीज़ को नली डली हुई है, उसके बाद कुछ और कंडीशंस हैं जैसे कि अगर कोई कपल है, शादीशुदा जोड़ा है और उनमें आगे बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें अगर जो मेल पार्टनर है, अगर उसमें कोई ऐसा कारण है जिसके करके कि उनको आगे संतान नहीं हो रही है, तो उसके लिए जो एवेल्युएशन, मतलब कि उनके जो टेस्ट होते हैं और जो ट्रीटमेंट होती है वो भी हम यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर कुछ पेशेंट होते हैं जिनका किडनी स्टोन होता है, वो सर्जरी करवाते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो स्टोन फिर से वहीं मौजूद होता है, उसका क्या कारण हो सकता है? जी,
तो जैसे आपने अभी कहा कि सर्जरी के बाद कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद मरीज को फिर से किडनी में स्टोन बन रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? तो ये जो स्टोन दोबारा बन रहे हैं इसको रिकरेंस बोलते हैं, स्टोन रिकरेंस। तो चलें कि और बेसिक लेवल पे हम क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे स्टोन दोबारा ना बने। तो अगर इसको मैं लेके चलूँ तो इसमें सबसे पहले ये आएगा कि इन जो स्टोन के मरीज हैं उनको दिन में इतना पानी लेना है कि उनका जो यूरिन है वो 2 से 2.5 लीटर तक रोज पास हो। तो अगर आप लेंगे कि सर्दियों में, तो सर्दियों में हर मरीज को फिर तकरीबन 3 लीटर तक पानी पीना पड़ेगा। और क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत आता है, उसमें भी पानी लॉस होता है, तो गर्मियों में पेशेंट्स को तकरीबन 3.5 से 4 लीटर तक पानी पीना पड़ेगा। तो सबसे पहले पानी ज़्यादा पीना है। उसके बाद अपनी डाइट में अगर हम देखें तो जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, मतलब जो मीट है, अंडा है, मछली है, तो ये जो डाइट है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं शरीर में जिससे कि स्टोन वापस बनने का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ये मरीज़ हैं स्टोन वाले, उनको अपना नॉन वेजिटेरियन जो वो डाइट लेते हैं उसका कंजम्पशन कम करना है। तो जो भी स्टोन के मरीज़ हैं उनको एक काम ये भी करना है कि अपने सॉल्ट इंटेक, मतलब कि जो नमक वो लेते हैं उसका कंजम्पशन कम करना है, अपने खाने में नमक कम डालेंगे। और इसके बाद जैसे हमारे यहाँ एक फ्रूट्स जैसे सिट्रस फ्रूट वो होते हैं जिनके बीच में खटास होती है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया जी, और ये माल्टा हो गया। तो उसमें सिट्रस फ्रूट में ऐसी चीज़ है जिसको हम साइट्रेट बोलते हैं सिट्रस फ्रूट में। तो जो सिट्रस फ्रूट लेने के बाद यूरिन में जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो हमने इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, ये सवाल आपने मेरा इजी कर दिया कि खान पान का मैं पूछने वाला था आपसे कि किस तरीके का खान पान होना चाहिए। मेरे माइंड में एक और सवाल आ रहा है कि अक्सर कुछ मरीजों को ये शिकायत रहती है कि यूरिन में ब्लड आता है, उसका कारण भी आप थोड़ा सा बता दें और उसका ट्रीटमेंट क्या है? जी, अगर हम बात करें कि यूरिन में ब्लड आने के क्या कारण हैं, तो इसके कारण बहुत सारे हैं। अगर हम गिनती करने लगे शुमार में, तो जैसे हम बोलें कि सबसे पहले अगर किडनी में स्टोन है या स्टोन यूरेटर में स्लिप होके जो गुर्दे से निकलती नाड़ी है उसमें स्टोन हो, उसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है। अगर किडनी में इन्फेक्शन है उसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है। किडनी में अगर कैंसर है उसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है। जो यूरिन की थैली है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसमें कैंसर हो उसमें भी ब्लीडिंग होता है। उसके बाद जैसे हमने पहले भी बात की थी प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, तो अगर प्रोस्टेट बड़ा हो, गदूद बड़े हों, उन मरीज में भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अगर आपको कभी भी यूरिन में ब्लड आए तो इसको आप इग्नोर ना करें, इसको प्रॉपर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि आपकी एप्रोप्रिएट जांच हो पाए और उसका जो कारण है वो क्या है उसका पता चल पाए और उसका आप ज़रूर इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक चीज़ जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आता है कि सेल्फ मेडिकेशन कितना हार्मफुल है वो किडनी की प्रॉब्लम के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए? जी, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि हम सबको सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करना चाहिए। वो इसलिए कि जैसे अगर हम एग्जांपल सिर्फ जो हम दर्द के लिए दवाई खाते हैं, अगर सिर्फ हम उसका ही एग्जांपल ले लें, तो जो दर्द के लिए दवाइयाँ लगती हैं उसमें एक कॉमन ग्रुप है, उसको NSAID बोलते हैं। और उसमें एक जो उनका साइड इफ़ेक्ट है वो है किडनी के नुकसान जी, उनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। और हमने देखा है कि कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको काफ़ी लंबी देर से दर्दें रहती हैं, जैसे घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, या ऐसे कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए वो काफ़ी देर तक पेन किलर्स लेते रहते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने जो पहले ही बता दिया कि ये ड्रग्स किडनी पे बहुत नुकसान करती हैं। और कुछ
महीनों के बाद अगर मरीज़ इसको कंटिन्यूअसली ले रहा है, तो हमने देखा है कि वो मरीज़ जब हमारे पास आते हैं कि उनके गुर्दों में काफ़ी हद तक खराबी हो गई होती है, और वो खराबी इस हद तक हो गई होती है कि उन मरीज़ों को फिर आगे जैसे हीमोडायलिसिस है, उनको डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर किडनी में इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है तो कई बार हमको इवन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप सब से यही गुजारिश करूँगा कि ये जो सेल्फ मेडिकेशन आप लोग खुद करते हैं, इससे हमेशा आप परहेज़ करें। प्रॉपरली एक डॉक्टर को दिखाकर उनकी कंसल्टेशन से ही जो वो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आप वो ही लीजिए। ऑलराइट डॉक्टर साहब, जैसे आपने ट्रांसप्लांट का जिक्र किया, हमारी सोसाइटी में अक्सर एक मिथ रहता है कि अगर जो डोनर्स होते हैं, स्पेशली जो किडनी डोनेट करना चाहते हैं, क्या एक इंसान एक किडनी पे सरवाइव कर सकता है? इस बारे में ज़रा हमें बताइए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इंसानों में, ह्यूमंस में एक किडनी पर हम पूरी उम्र आराम से सरवाइव कर सकते हैं। ओके। प्रोवाइडेड कि हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लें। कोई ऐसी बीमारी है कि जो लॉन्ग रन में किडनी को नुकसान कर सकती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, बीपी ज़्यादा होना, या किसी को शुगर की तकलीफ़ होगी है, उसका अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते रहेंगे तो हमारा गुर्दा एक भी सफिशिएंट है हमारे लिए सर्वाइव करने के लिए। अभी आपको मैं ऐसा बता दूं तो कई बार हमारे पास कुछ मरीज़ आते हैं अपनी ओल्ड एज में, 70 साल में, 80 साल में। उन मरीज़ों में जैसे कोई दूसरी बीमारी लेके हमारे पास आए हैं, और जब हम उनके टेस्ट करते हैं और उन टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि उनका जन्म से ही एक ही गुर्दा है, और उसी एक गुर्दे पर वो पूरे अपने 70-80 साल आराम से निकाल चुके होते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनका एक ही गुर्दा है। अच्छा, हाँ जी। जैसे कि आजकल गोल्डन कार्ड की फैसिलिटी है, तो किस तरह से गोल्डन कार्ड पेशेंट यूज कर सकते हैं? जी, ये जो अभी गोल्डन कार्ड की फैसिलिटी इवन हमारे पूरे J&K स्टेट को गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड की है। तो एट प्रेजेंट मैंने आपको बताया था कि मैं अम्बाला में MM मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजी में काम करता हूँ, और ये हमारे जम्मू कश्मीर के भी जो आयुष्मान कार्ड हैं, हमारे वहाँ पर भी इसके अंडर फ्री सर्जरी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्योंकि मैं ये पुंछ से ही बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे OPDs करता रहता हूँ, और यहाँ से तकरीबन हर महीने 5 से 10 मरीज़ जो यूरोलॉजी की सर्जरीज़ कराने के लिए मेरे वहाँ पर पहुँचते हैं, और गोल्डन कार्ड के अंडर अपनी फ्री सर्जरीज़ करा के आ जाते हैं। जी, तो अगर आपके पास भी गोल्डन कार्ड है, आप उसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे आपने OPD का जिक्र किया, मैं आपकी जो OPD लगने वाली उसके बारे में हमें ज़रा बताइए। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि खिदमत खल की नीयत से मैं अक्सर पुंछ में तो OPD करता ही हूँ, और इस बार भी मैंने सुरनकोट के किरण का दवा बाज़ार जो पोस्ट ऑफिस के पास है, वहाँ पर भी OPD करनी है मैंने 25 तारीख को। जी, तो सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे तक मैं वहाँ अवेलेबल रहूँगा, और ये जो OPD में कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जी, तो इसमें कोई कंसल्टेशन फ़ीस नहीं होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जिनको भी किडनी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हों, वो वहाँ पर आएँ, कंसल्टेशन लें, और इस मौके का फ़ायदा उठाएँ। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। वक्त का तकाजा है, लेकिन सवाल बहुत सारे थे। मैं आपसे जाते जाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा आम हो गया है, तो वो बेसिकली सीधी सी बात है, वो किडनी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन नौजवानों को? जी, ये बेसिकली जो आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि जो ड्रग एडिक्शन है, ये बेसिकली ये बहुत ही बड़ा न्यूसेंस है हमारी सोसाइटी के लिए। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि पूरे घर वालों को पूरा अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को हमेशा वो अपने ऑब्जर्वेशन में रखें। वो देखें कि हमारे बच्चे में जैसे कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, कि उसमें कोई चिड़चिड़ापन तो नहीं आ रहा, कि वो अब पहले से ज़्यादा कुछ खर्चे करने लगा है या ज़िद करने लगा है,
या ज़्यादा सोने लगा है या ज़िद्दी हो गया है। तो सबसे ज़्यादा इसमें हमने यही करना है कि जितना ज़्यादा हो पाए अपने बच्चे की हर एक एक्टिविटी पे हमने नज़र रखनी है। जी, ज़रूर। अब सिर्फ़ ये नहीं कि अपने बच्चे पे, हमें दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा समझकर उस पर भी नज़र रखनी है। और बच्चों को जितना हो पाए उनको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन के लिए बोलना है, ठीक है? जितना वो बाकी चीज़ों में जैसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों से दूर रहेंगे और ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि जो बच्चा एक बार नशे में पड़ जाता है उसका फ्यूचर कुछ नहीं है। अगर हम बोलें कि यही बच्चे जो हैं जो हमारे देश का भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, तो अगर हमें अपने देश को बचाना है तो हमें अपने बच्चों को भी ये जो न्यूसेंस जो ड्रग एडिक्शन का है इसके चंगुल से बचा के रखना है, तभी हमारा जो देश है वो आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। ओके, डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, तशरीफ लाए। जी, थैंक यू। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आगे भी आपके पास यहाँ आने की। ओके, ऑलराइट, तो ये थे डॉक्टर मुश्ताक अहमद मीर जो कि यूरोलॉजिस्ट थे, और इस सेशन में जो भी आपके सवाल रहेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेजिएगा, और आइंदा जब हम एक और सेशन करेंगे उसमें हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। आरजे माजिद साइनिंग ऑफ।